थैंक यू रोहित जी, बहुत यू आर वेरी काइंड। तो मैं उस पर थोड़ा सा एलैबोरेट करना चाहता हूँ ताकि आपको पता चले कि मैं किस बैकग्राउंड से आया हूँ और मैं किस सिचुएशन से आया हूँ। सिचुएशन ये है कि आज से 10-12 साल पुरानी बात है, जब मैं IRS में गया। उससे और 5 साल पीछे आप चलो, मैं एक बॉडी बिल्डर था। तो करियर, जिस चीज़ को आप करियर बोलते हो आज की डेट में, ट्रेडिशनल करियर नाम की कोई चीज़ थी ही नहीं मेरी लाइफ में। जिस चीज़ को हम ट्रेडिशनल करियर बोलते हैं उस ट्रैक पे मैं नहीं जा रहा था बेसिकली। और मेरे माँ बाप चाहते थे कि मैं इंजीनियरिंग करूं और एक कन्वेंशनल तरीके से सेटल हो जाऊं। हर कोई चाहता है कि सेफ्टी सिक्योरिटी थोड़ी बनी रहे। हमारी लाइफ में तो वो नहीं हो रहा था और ना मुझे वो करना था। आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। तो मैंने रिस्क लिए। अगर आप रिस्क लेते हो तो फिर कुछ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी देनी पड़ती है। मैंने वो भी दी। मुझे रियलाइज हुआ कि ठीक है, बॉडी बिल्डिंग वगैरह मैंने करी, बड़ी अच्छी बात है, बट इसके बाद एम्प्लॉयमेंट नहीं है कुछ। और अगर आप मिडिल क्लास से आते हो और अगर आपको अपने घर का जो पूरा दारोमदार है वो संभालना है, तो आपको प्रैक्टिकल भी होना पड़ेगा। अब क्या प्रैक्टिकलिटी है, ऑप्शन क्या है? तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेहनत तो कर ही सकते हैं, इतना तो प्रूव हो ही गया, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग में बहुत मेहनत लगती है। यू हैव टू रियली ब्रूटलाइज योर बॉडी। तो आप अगर उस लेवल पे कर पा रहे हो, तो सवाल ये था कि अगर आप बॉडी को इतना ड्रास्टिकली चेंज कर सकते हो, जैसा वो नॉर्मल इंसान का शरीर दिखता है और जैसे बॉडी बिल्डर का होता है, उसमें कोई कंपैरिजन नहीं होता। अगर इतना रेडिकल चेंज हो सकता है तो क्या माइंड में नहीं हो सकता? इज इट नॉट पॉसिबल? किसने कहा है कि अगर स्कूल में मेरे बहुत अच्छे नंबर नहीं आए तो मेरे से कुछ और नहीं होगा? मुझे तो नहीं लगता ऐसा कि मेरे अंदर दिमाग नहीं है। मुझे तो नहीं लगता कि अगर मैं सच में पीछे पड़ गया तो ये क्रैक नहीं होगा। तो ये अजम्पशन थी मेरी, और इस अजम्पशन को लेके मैंने कहा इससे और बड़ा छक्का मारने की कोशिश करते हैं। उससे और बड़ा छक्का कुछ होता नहीं है इंडिया में। तो UPSC, जैसे क्रिकेट एक नेशनल हॉबी है, वैसे UPSC भी एक नेशनल हॉबी है। तो हमने कहा, बट उस माइंडसेट से तो नहीं। खैर, हम तो बहुत ही, आई वॉज वेरी फेनेटिक अबाउट इट। मैं बिल्कुल ही हार्डकोर था। हार्डकोर जिसको बोलते हैं ना, सर मुंडवा के तैयारी करी थी मैंने। और मैंने उस वक्त लाइफ में और कुछ नहीं किया उसके अलावा। तो अगर आप किसी चीज़ के पीछे पढ़ ही जाते हो तो फिर वो हो ही जाता है, तो फिर वो हो गया। तो आज मैं ऐसे ही कोशिश करूँगा कि जो मैंने सीखा है लोगों के बारे में, और पिछले इतने सारे सालों में जो मैंने एक्सपीरियंस करा, वो सिर्फ मेरी एक्सपीरियंस नहीं, बहुत सारे लोगों की गाइडेंस भी मैं करता रहा। UPSC एस्पिरेंट्स की भी मैं गाइडेंस बहुत करता रहा। और अल्टीमेटली फंडामेंटल सवाल वही हैं जो 15 साल पहले थे, 10 साल पहले थे, 5 साल पहले थे। वो चेंज नहीं हुए। मुझे सेफ्टी चाहिए, मैं क्या करूं? मुझे लाइफ में बड़ा बनना है, बट सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी। यही है ना फंडामेंटल सवाल। मेरे को वो चाहिए जो मेरे ऊपर वाले हुए, बट मैं रिस्क कम से कम लेना चाहता हूं। मैं क्या करूं? मैं अपना लेवल बढ़ाऊं कैसे? मैं अपने करियर में आगे बढ़ूं कैसे? और अगर मैं बढ़ जाऊंगा तो फिर मैं सेटिस्फैक्शन लूं कैसे? फिर वो सेटिस्फैक्शन सवाल बाद में आता है। अगर आप किसी इंसान को ठीक टाइम पे ठीक ओरिएंट करके ठीक डायरेक्शन में लगा देते हो, उस चीज की कीमत कैलकुलेट करनी मुश्किल है। और ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं क्योंकि ये बड़ी एक इमोशनल या बड़ी अच्छी बात है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हो मैथमेटिकली। आप कैलकुलेट कर लो, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 ईयर ऑफ योर लाइफ। आप मुझे करेक्ट करें अगर आपको लगता है कि मैं कुछ गलत कह रहा हूं, बट मेरी फंडामेंटल अजम्पशन ये है कि हम लोगों को गाइड कर रहे हैं एक ट्रैक पे जाने के लिए, जिस ट्रैक में रिस्क और रिवॉर्ड दोनों हैं, जिस ट्रैक को फॉलो करके वो वहां पहुंच जाएंगे जहां वो अभी पहुंचना चाहते हैं, और जो उनकी लाइफ को एक ठीक ट्रेजेक्टरी पे ले जाएगा। करेक्ट? यस। वन ऑफ द बेस्ट वेज टू डू दैट इज ऑनलाइन डिग्रीज, क्योंकि ऑनलाइन डिग्रीज के अंदर कुछ एडवांटेजेस हैं जो ऑफलाइन डिग्रीज में नहीं है। और ऑफलाइन डिग्रीज अगर कोई नहीं कर पाता है, जो भी उसके रीजंस हैं अलग अलग कारण की वजह से, वो ऑनलाइन डिग्री करके आप अपने आप को अपस्किल कर सकते हो। मैं ये बोलूंगा कि लाइफ तो खैर काफी एक ब्रॉड कैनवस हो जाता है, करियर और भी ब्रॉड कैनवस हो जाता है, बट दिस इज अ वेरी स्पेसिफिक कैनवस। दिस इज नॉट अ मैप, दिस इज अ रोड। ऑनलाइन डिग्रीज इज अ रोड एंड दैट रोड कैन गो हियर और देयर। तो यू हैव टू टेल हिम यार तुम इस रोड पे आ ही गए हो तो अब इधर जाओ या उधर जाओ। अब तुम ये बढ़िया है, ये बढ़िया नहीं है, ये। पर उस जो सवाल है ना, दैट क्वेश्चन दैट यू आर आंसरिंग कि यार कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सा नहीं है, कौन सी डिग्री बढ़िया रहेगी, कौन सा MBA करनी है, उसके पीछे क्या है? एट द एंड ऑफ द डे रिस्क रिवॉर्ड, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, रिस्क रिवॉर्ड, और कुछ नहीं है उसके पीछे। हमको उसको बताना चाहिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो हम देते हैं अगर हम कुछ नहीं करते। तो सारी बातों की सिंपल क्रक्स ये है कि आप लोग वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम करते हो। ये करते हो आप लोग। अगर आप लोगों को गाइडेंस देते हो और आप लोगों को रिकमेंडेशन देते हो, आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कंप्रेस करते हो उसकी। आप उसको बोलते हो कि अब अगर आप यहां जाओगे तो ये रिवॉर्ड मिलेंगे, उसकी अपनी एक रिवॉर्ड रेशियो होगी, बट अल्टीमेटली इस चीज पे आप आ जाते हो। ये आपको मैं देना चाहता हूं एज अ पीस ऑफ एडवाइस,
जो कि आप आगे दे सको। अब प्रॉब्लम ये है कि जॉब मार्केट्स अभी भी ट्रेडिशनल ही हैं ज़्यादातर। ठीक है, हम कई जगह ऐसा सुनते हैं कि हमको तो जी डिग्री चाहिए ही नहीं, आप अगर कर सकते हो तो आप आ जाओ, बट ये बहुत रेयरली होता है, ये बहुत बड़ी कंपनीज में होता है, ये ऐसे सेक्टर में शायद हो जहां पर सच में डिग्री की जरूरत ना हो। पर कोई भी अच्छी कंपनी या कोई भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं चाहेगी कि अनफिल्टर्ड इंसान अंदर आए। वो चाहेंगे कि जो दुनिया ने अच्छे फिल्टर्स बना रखे हैं उनके थ्रू होके आए, ताकि उसकी फिल्ट्रेशन प्रोसेस अच्छी हो जाए, उसके पास क्वालिटी आनी चाहिए फ्रॉम डे वन। वो कीमत नहीं देना चाहेगा, क्योंकि वो इंसान जो ऑलरेडी कंपनी चला रहा है या ऑलरेडी कंपनी को मैनेज कर रहा है, वो समझता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। अगेन आई कम बैक टू दिस कॉन्सेप्ट, उसको पता है कि अगर मैंने ठीक इंसान को हायर नहीं किया तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है मेरी, मैसिव है, डैमेज हो सकता है, दिक्कत हो सकती है, पूरा प्रोसेस फिर से स्टार्ट करना पड़ सकता है, उसको जीरो से ट्रेन करना पड़ सकता है, नए इंसान को लेकर आना पड़ सकता है 2 साल के बाद। तो मैं चाहूंगा कि एक ठीक इंसान आए स्टार्टिंग से, और वो ठीक इंसान कब आएगा, जब ऑलरेडी ऐसे सिस्टम्स के थ्रू निकल कर आया हो जो छांटने में बहुत प्रोफिशिएंट हो चुके हैं लोगों को। वो सिस्टम्स क्या हैं हमारे देश में? कंपेरेटिव एग्जाम, एजुकेशनल डिग्रीज टू अ लार्ज एक्सटेंट। 1.5-2 साल अगर आप किसी डिग्री को एक्यूमुलेट करते हो तो ऐसा तो नहीं है कि आप अपनी नींद में कर सकते हो। ये है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैं आपको देना चाहता था, जो मुझे लगता है कि एक इमोशनल अपील से ज्यादा एक बहुत लॉजिकल अपील क्रिएट करता है, जो कि मुझे लगता होनी चाहिए। आपने अपनी प्रेस्टिजियस आईआरएस जॉब छोड़ी थी, तो बेसिकली सर हमारी फैमिलीज में, कलीग्स में पीयर प्रेशर होता है कि आप इतनी प्रेस्टिजियस जॉब छोड़ रहे, गवर्नमेंट जॉब छोड़, सबका ड्रीम होता है। तो आप उनका क्या रिएक्शन था और आपने किस तरह से उनका रिएक्शन हैंडल किया था? हाँ, आपका सवाल अच्छा है। मैं आपको बताता हूँ कि मैंने बहुत सोच समझ के करा जो मैंने किया। मुझे 3 साल लगे थे। मुझे 3 साल पहले पता चलने लग गया था कि मुझे छोड़नी है, मेंटली डिसीजन ले लिया था कि छोड़नी है। मुझे 3 साल लगे थे एक अच्छा ऑल्टरनेटिव बनाने के लिए। मैंने साइकोलॉजिकल टेस्ट, साइकोमेट्रिक टेस्ट लिए जस्ट टू मेक श्योर कि यार कहीं मेरे दिमाग का वहम तो नहीं है, ये कहीं गलती तो नहीं हो जाएगी, कहीं पता चले कि सब लोग बोले कि ये तो बहुत ही बड़ा बेवकूफ निकला, यू नो। और वो रिस्क था, पर एक मेरे अंदर जो आवाज़ थी वो बहुत तेज़ बोल रही थी और वो शांत नहीं हो रही थी, तो उसको सुनना ही पड़ा अल्टीमेटली। बट ऐसा नहीं है कि इम्पल्स में लिया, क्योंकि 7 साल में सुन रहा था उसकी आवाज़ को, फिर डिसाइड करा कि नहीं यार ये नहीं। फिर ऐसा माहौल बना और ऐसी लाइफ ने ऐसे मौके दिए, कोविड के दौरान टाइम मिला कि मैं खुद का कुछ कर पाऊँ और मैं सोच पाऊँ ऑफिस के प्रेशर्स के अलावा इसके बारे में। मुझे पता था कि सोसाइटी इसके बारे में कैसे सोचती है। ये इल्यूजन्स मेरे दिमाग से हट गए थे। मैं सोशल स्टेटस को एक अलग नज़रिए से देख पा रहा था। एक बारी अगर आप कर लेते हो तो वो आपके आइडेंटिटी का पार्ट बन चुका है। अब क्या आप सारी जिंदगी उसके पीछे छुप के बैठे रहोगे कि कभी बाहर आओगे, दुनिया में उतरोगे कि नहीं उतरोगे, लीप लोगे कि नहीं लोगे? अगर आपको लग रहा है कि आपके अंदर कुछ कैपेबिलिटीज़ हैं, आपको लग रहा है कि यार मुझे लगता है कि मेरी जो पोटेंशियल है वो यहाँ यूज़ नहीं हो रही बट वहाँ यूज़ हो सकती है, और वो मेरे को बढ़ता फील्ड दिख रहा है, आई कैन सी इट इज़ ग्रोइंग, आई थिंक देयर इज एन अपॉर्चुनिटी, और वो अपॉर्चुनिटीज मुझे दिख भी रही है आती हुई, तो फिर डरपोक ही हो अगर आप नहीं ले रहे तो। हाय सर, आई एम रितिका। आप जब जैसे किसी से बात करते हो तो उसका ट्रस्ट जीतने में हमें टाइम लगता है। तो हमारे यहाँ पर जैसे काउंसलर्स हैं वो कॉल वगैरह करते हैं स्टूडेंट से, तो कभी कभी कॉल्स ऐसी होती है कि वो बहुत जल्दी एंड हो जाती है, छोटी सी कॉल होती है। तो आपके अकॉर्डिंग ऐसी क्या चीज़ें करनी चाहिए कि हम स्टूडेंट्स के ट्रस्ट जल्दी से जीत सकें? आजकल 2 ही दुनिया में ना सबसे इंपॉर्टेंट करेंसीज 2 हैं, एक अटेंशन और एक ट्रस्ट। अटेंशन के पीछे तो आपके सभी लोग पड़े हैं। अपना फ़ोन खोल के देख लो, आप देखो कौन कौन आता है आपके स्क्रीन में। जो सबसे पहले आ रहा है ना वो आपके अटेंशन के लिए आया है। फेसबुक, एल्गोरिथम, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इट इज़ ऑल अबाउट योर अटेंशन। ट्रस्ट इज़ मोर प्रेशियस देन अटेंशन। ट्रस्ट रेयर है और लोग ठीक करते हैं एकदम से ट्रस्ट ना करके। एक अच्छी वैलिड स्ट्रैटेजी है एक ऐसी दुनिया में जहां पर आपको धोखा हो सकता है। लॉजिकली, पॉसिबली, इट इज पॉसिबल। आप अगर ऐसी कॉल उठा रहे हो जिस पे लिखा हुआ आ रहा है सस्पेक्टेड स्पैम, तो इट कुड बी अ सस्पेक्टेड स्कैम। यू आर लायबल। अगर कोई आपको सामने से बोल रहा है कि मैं आपका वो क्रेडिट कार्ड का वो प्रोसेस कर रहा हूँ, ओटीपी दे दो, तो आप यू आर राइट टू सस्पेक्ट इट, राइट? आप एक जेन्युइन पोजीशन से आ रहे हो, यू आर कमिंग फ्रॉम ए जेन्युइन पोजीशन। मैं आपको ये बोलूंगा कि
आपकी सिचुएशन के कॉन्टेक्स्ट के बारे में तो नहीं, मैं आपको जनरली बताता हूँ। लोग नॉर्मली ट्रस्ट तब करते हैं लोगों को जब उनकी शक्ल दिखती है। एक टेक्स्ट इज इंफीरियर, टेक्स्ट के ऊपर इज फोन, ह्यूमन वॉइस, और उसके ऊपर इज ह्यूमन फेस। वी प्रेफर टू ट्रस्ट ह्यूमन फेसेस, दैट्स वन। नंबर 2, आपको जेन्युइन इंटेंट होना चाहिए। Humans have evolved their psychology and mind to quickly gauge कौन मेरा कौन थ्रेट है, कौन फ्रेंड है, कौन फो है। अगर आप मुझसे बात करोगे या किसी और से बात करोगे ना, तो बहुत जल्दी गेज करेगा सामने वाला, सब कॉन्शियसली गेज करेगा कि इसका इंटेंट क्या है, ये क्या चाहता है मेरे से। वो डिफेंस तब डाउन होगा जब उसको रियलाइज होगा कि इसका इंटेंट अच्छा है। और उसका सबसे बढ़िया तरीका जेन्युइनली अच्छा इंटेंट होना चाहिए। According to you, what are the 3 key parameters for success in life? Big loaded question. 3 key parameters for success in life. Let us get one out of the way very, very, very quickly, and that is luck. Number 1. I will not say number 1 is the most important. I'm just saying sequence में order change हो सकता है, but तीनों में से एक luck है। दूसरा, मुझे लगता है टॉलरेंस टू पेन एक बहुत क्रिटिकल फैक्टर है। टॉलरेंस टू पेन, आप पेन बर्दाश्त कितनी कर पाते हो, इस पे रिसर्च हो चुकी है, और एक बहुत फेमस रिसर्च है, आप गूगल करना उसके बारे में, एआई से पूछना, मार्शमैलो टेस्ट। तीसरा फैक्टर आई थिंक फ्रैंकली स्पीकिंग इज अप्लाइड इंटेलिजेंस। IQ इज रिक्वायर्ड विदाउट अ डाउट, नो क्वेश्चन अबाउट इट। बट ये 3 पैरामीटर्स हैं कन्वेंशनल सक्सेस के मेरे हिसाब से। Thank you, sir, for this knowledge. But my one question is, as per you said that you should be calculative. So what are the terms that we will face in the calculation of our opportunity? And as in the online term, we are talking about talking to the students. So how we can convince them, or we can ask them what are they facing in their वो क्या सोचते हैं अपने टर्म्स को लेके, अपने स्टडीज को लेके, हाउ वुड वी कैलकुलेट दैट टर्म्स? You don't be calculative. I'm saying you be strategic. You cannot be strategic without doing some calculations. But it's not only calculations. I am saying कुछ intangibles हैं जो भी calculate करने पड़ेंगे. You have to factor those in. मैंने आपको बोला ना, the feelings matter. आप feelings को quantify नहीं कर पाओगे. But जो social element है, जो आपके अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का डिसीजन है, वो नंबर्स में ला नहीं पाओगे, बट वो है। तो सिर्फ कैलकुलेशन नहीं है, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग ये बोलती है कि मैं जितने हद तक कर सकता हूं, जिस हद तक कर सकता हूं, उस हद तक कैलकुलेट तो कर ही लेता हूं ना। जिस हद तक वो कैलकुलेशन मुझे रियलिटी दिखा पाएगी, उस हद तक उसको इम्बाइब कर लेता हूं। फिर अपने गट की भी सुनूंगा, अपने इमोशंस की सुनूंगा, अपनी एंजाइटीज की सुनूंगा, फिर देखता हूं कि कहाँ है मेरा पाथ। Like while you were preparing for civil services और उसके बाद भी आपने जब क्लियर कर लिया था एग्जाम, सो आपने बहुत सारी ट्रेनिंग्स अटेंड की होंगी, राइट? तो क्योंकि मैं यहाँ पर एज अ ट्रेनर वर्क कर रही हूँ, तो हम क्योंकि यहाँ पर करियर डेवलपमेंट एडवाइजर्स को ट्रेनिंग देते हैं, तो ऐसी कौन सी 3 की मेन लर्निंग्स रही हैं आपकी जो कि हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, so that अपने करियर डेवलपमेंट एडवाइजर्स को और भी अच्छे से ट्रेनिंग दे पाएं? I think you must already be doing it, but what comes to my mind is immediately, of course, emotional intelligence. Emotional intelligence, soft skills. And I am not just saying just be nicely social, in the Indian sense. I would sit with AI. I would sit with AI and I would design a proper thorough testing of emotional intelligence for them. मैं अपने काउंसलर्स को अलग अलग केस स्टडीज और अलग अलग डायलेमास में डालूंगा और मैं लाइव देखूंगा उसको रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं वो। दैट इज व्हाट आई वुड डू अगर मुझे उनको ट्रेन करना होता तो। मैं उनको कॉल करके कभी कभी सरप्राइज भी करता, देखता कि वो सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं। अगर किसी को पैनिक अटैक होता है और वो पैनिक अटैक के टाइम पर आता है और वो देखता है कि ये मेरे को कुछ बेचेंगे कि मेरे को ठीक एडवाइस देंगे, तो मैं देखता ही क्या करता है। मैं उसको बार बार उस सिचुएशन में डालता जिस सिचुएशन में उसकी लिमिट टेस्ट हो जाती। ऐसे करता मैं इमोशनल इंटेलिजेंस को टेस्ट, अगर मैं करता है तो। द अदर थिंग दैट आई वुड डू इज I would rigorously and thoroughly check their industry knowledge. The third thing I would do is probably check what sort of humans they are. I would check their integrity.
In government sector exams and all, people have this very delusional dream also कि निकल जाएगा आज नहीं तो कल, and they end up wasting 4, 5, 6 years in the exam. So my question to you is, suppose say someone has approached our mentors for that, how do we convince them to pivot at the right time? No, see, this is a strategic mistake. I'll explain something to you. सबसे पहले तो निराश होना बंद करो. First of all, you took the right decision if you use the same mind जो आपने यूज किया था, क्योंकि आपने वो डिसीजन लेने के टाइम पर क्या क्या अज्यूम करा. आप तो सोचो ना, उसकी आप हिम्मत पे थोड़ा सा उसको क्रेडिट दो. उसने सोचा कि वो लाखों लोगों के बीच में से इतनी मेहनत करेगा कि वो मेहनत करके बाकियों से आगे निकल जाएगा. तो डज दैट पर्सन नॉट डिजर्व सम रिस्पेक्ट? मतलब क्या वो ये बोल रहा है कि मैं एक स्कैमी कॉल सेंटर खोलूंगा और मैं लोगों को बेवकूफ़ बनाऊंगा? नहीं, वो ऐसी तो कोई बात कर ही नहीं रहा है ना यार. वो तो दुनिया ने उसको सबसे फेयर और सबसे डिफिकल्ट टेस्ट दिया है, वो चूज कर रहा है उसके अंदर जाना. वो बहादुरी का काम है, उसको ये बात पता होनी चाहिए. नेचुरली वो रिस्की काम भी है. अगर हम उसको एडवाइस करेंगे तो हम बोलेंगे कि गिवन दैट दिस हैज नॉट येट गॉन इन योर फेवर, these are now the options that you should consider, but please अपना रिस्क एपेटाइट इमोशनली कैलकुलेट मत करो. ये क्रिटिकल है. आपने एक रिस्क लिया, अपने रिस्क का उसका आउटकम आपको मिल गया, नो प्रॉब्लम यार. अगर आउटकम ठीक होता तो हाइंडसाइट बायस बोलते हैं इसको. व्हाट इफ द आउटकम हैड बीन करेक्ट? मेरे पास ऐसे 10 इंस्टेंसेस हैं जब मैंने अगर कोई चीज़ बोली और वो प्रिडिक्टेबल हो गई और वही हो गया तो मैं बहुत ज्ञानी हो गया. बट वो 150 चीज़ें जो मैंने बोली थी वो नहीं हुई, वो तो हिसाब ही नहीं है ना कोई. Nobody is keeping track of them. This is the hindsight bias, basically, in a nutshell. And this attitude itself is reflective of that bias. So destroy this bias first. After that, make them realize what is in their favor is a lot, and help them calculate on a sheet of paper. Tell me your skills. What do you know? Then you will realize, अगर जब पेपर पे सब कुछ आएगा, you are better off than 99 percentile even today. Right? Even now. Now that you are better than 99 percentile, now how do I use your strengths to take you in the path that will be suitable for you? Right? And from there I lead into whatever actual practical options come out, etc. So that is my overall approach to the situation and to the human. In fact, this is not an approach to manipulate them in any way. I think this is the only actual, logical, humane approach that they deserve. Genuinely, I believe that. What is the importance of online education in all the sectors, whether it is like in any government exams, if that person needs a backup options, maybe someone have already invested there 4 to 5 years. So in today's, I feel online education is becoming so important for so many people. So what's your view? No, my view is that I agree, and of course, it will only increase. No? तो यही अच्छा है. Universities used to be places of excellence. Nalanda University, Takshila University, Harvard, Stanford are places of excellence where two things were converging. एक, वहाँ टॉप क्लास एक्सपर्ट्स होते थे, और दो, वहाँ पर वो लोग आते थे जो वो नॉलेज गेन करना चाहते थे, इसलिए वो कन्वर्ज होते थे. वहाँ नॉलेज देने वाला और नॉलेज लेने वाला का एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यूनिवर्सिटी कहलाता था. वो कॉन्सेप्ट डिसॉल्व हो गया है. अब एआई है वहाँ पे, जिसके पास ह्यूमन एग्जिस्टेंस की सारी नॉलेज है और वो इम्प्रूव ही कर रहा है. तो अगर वो कॉन्सेप्ट डिसॉल्व हो गया है तो मैं ऑफलाइन क्यों जाऊँगा? हो सकता है मैं जाऊँ क्योंकि कुछ ऐसे एडवांटेजेस हो सकते हैं वहाँ पे, नेटवर्किंग हो सकती है, कुछ ऐसे एडवांटेजेस जरूर होंगे शायद, मे बी देयर आर सम स्किल्स जिसमें ऑफलाइन जरूरी हो, बट ओवरऑल दुनिया के लेवल पे तो वो चीज़ नहीं रही है. सेम थिंग हैज हैपेंड विद बुक्स, हैज इट नॉट? द सेम थिंग विल सून हैपन विद योर सेल फोन. इट्स अ सेपरेट डिवाइस. मे बी इट विल बी ऑन माई वॉच, मे बी इट विल बी ऑन माई टेम्पल, maybe it will be on my glasses, but one way or another, technology will shift the way we do things. And the one thing it will definitely shift is how we consume information and education. There is no doubt about it. It is inevitable. And it is a one-way street. You can never reverse this.
तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, इस पर तो बेट ली जा सकती है कि ऑनलाइन एजुकेशन विल इम्प्रूव. इफ एनीथिंग, एजुकेशन विल बिकम मोर कस्टमाइज्ड. Education will become cutting edge customized. The future is, in my opinion, a future in which आप एक AI एजेंट से या एक बहुत अच्छे आइंस्टाइन आके आपको पढ़ाएगा फिजिक्स, फिर आइंस्टाइन आपसे सवाल पूछेगा ये गेज करने के लिए कि उस लेसन में आपने क्या सीखा क्या नहीं सीखा. वो आपके वीक पॉइंट्स को याद रखेगा, अगले लेक्चर में आपको वो वीक पॉइंट्स रिवाइज कराएगा और फिर से फिजिक्स पढ़ाएगा आइंस्टाइन के लेवल पे. ये फ्यूचर है. This is the future of education. So, I mean, you can bet, it's all online, of course. एक से बढ़कर एक ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज देखे